we have what in last lecture we have done under section 49 subsection 1 before अगर asset acquired हुआ है, what if asset acquired by assessee under section 49 subsection 1 before 1/4/2001 like gift will inheritance. ये section 49 subsection 1 किससे रिलेटेड है? गिफ्ट विल इनहेरिटेंस. गिफ्ट मिला आपको, फिर आपने वो प्रॉपर्टी को बेचा, तो उस पे कैसे गेन कैलकुलेट होगा ये हमने लास्ट लेक्चर तक देखा टिल हियर. ये किससे रिलेटेड था? बिफोर 1/4/2001 उसका फॉर्मूला देखा. अब नाउ द नेक्स्ट वन. हाँ, अब जरा ध्यान देना इसमें, आज का जो टॉपिक है अपना. अब इसमें क्या बोल रहा है पहले समझो. व्हाट इज गिवन हियर? asset acquired. what beta? asset acquired by assessee. क्या बोल रहा है बेटा? asset acquired by assessee सेम है अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 मतलब गिफ्ट विल इनहेरिटेंस वाला फंडा. इसके पहले क्या पढ़ा आपने? बिफोर 1/4/2001. नाउ दिस इज व्हाट आफ्टर 1/4/2001 का फंडा है. दिस इज व्हाट आफ्टर 1/4/2001 वाला फंडा. मतलब सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 का बिफोर वाला आपने देख लिया. ये क्या है बेटा? आफ्टर असेट एक्वायर्ड बाय असेसी अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 आफ्टर 1/4/2001. याद रखना क्या है बेटा? ये आफ्टर 1/4/2001 बट एक्वायर्ड बाय प्रीवियस ओनर. लेकिन जो उसका ओनर था, प्रीवियस ओनर, जो प्रीवियस ओनर था, बराबर है, प्रीवियस ओनर का क्या फंडा बोल रहा है आपको? पहले याद रखना, असेट एक्वायर्ड बाय असेसी अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 आफ्टर 1/4/2001. क्या बोल रहा है बेटा? आफ्टर 1/4/2001 बट एक्वायर्ड बाय प्रीवियस ओनर, एक्वायर्ड बाय प्रीवियस ओनर बिफोर 1/4/2001. केस ध्यान से पढ़ो, क्या केस है, समझा? मतलब उस प्रॉपर्टी का जो प्रीवियस ओनर था, जिसने आपको गिफ्ट कर दिया, वो जो प्रीवियस ओनर था उसने कभी एक्वायर्ड किया था प्रॉपर्टी? बिफोर में, 1 अप्रैल 2001 के पहले एक्वायर किया. और आपने कभी एक्वायर किया है? आपने कभी एक्वायर किया उस प्रॉपर्टी को? आफ्टर 1/4/2001. मतलब उसने गिफ्ट किया आपको 1/4/2001 के बाद. ठीक है, तो ये केस याद रखना. आप केस याद रखना है आपको. क्या बोल रहा है? asset acquired by assessee under section 49 subsection 1 after 1/4/2001. ठीक है क्या बेटा? आफ्टर 1/4/2001 बट acquired by previous owner. what? but acquired by whom बेटा? acquired by previous owner before 1/4/2001. क्लियर? केस समझा? पहले क्या केस है? हेडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूं, वो हेडिंग ध्यान देना. समझा कि नहीं? क्योंकि हेडिंग समझते नहीं है लोग जल्दी. ठीक है, तो याद रखना कौन सा बिफोर है और कौन सा आफ्टर है. मतलब असेसी ने एक्वायर किया है आफ्टर 1/4/2001 बट प्रीवियस ओनर ने कभी एक्वायर्ड किया था, जिसने गिफ्ट किया है, प्रीवियस ओनर ने एक्वायर्ड किया है 1/4/2001 के पहले. और सेक्शन अपना क्या है बेटा? दिस सेक्शन इज 49 सबसेक्शन 1. ठीक है, बराबर है. तो ये टाइटल बताने के लिए, आपको याद रखने के लिए इतना फोकस कर रहा हूं फिलहाल. अब आ जाओ बेटा, अगर ये केस आ गया तो फॉर्मूला क्या यूज होगा? सेम, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है, तो हायर ऑफ व्हाट? हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू प्रीवियस ओनर. क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था प्रीवियस ओनर का? प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखो और फेयर मार्केट वैल्यू देखो 1/4/2001 की. कभी की 1/4/2001 पे फेयर मार्केट वैल्यू क्या था? बराबर है, क्योंकि प्रीवियस ओनर ने कभी एक्वायर किया बेटा? बिफोर 1/4/2001 ना. 1 अप्रैल 2001 के पहले एक्वायर किया है, तो सीधा सा सवाल है, हायर ऑफ क्या लेना आपको? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू प्रीवियस ओनर और फेयर मार्केट वैल्यू. और व्हाट बेटा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001. इन दोनों में से जो हायर रहेगा वो अमाउंट ले लो. टेक दैट अमाउंट जो हायर होगा, फिर मल्टीप्लाइड बाय, ये तो आप सबको पता है, ये हर फॉर्मूले में कॉमन है, 289. क्योंकि प्रीवियस ईयर का ही अपने को सीआईआई देखना है. 289 बराबर है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का ही तो निकाल रहे हो आप इनकम टैक्स. ठीक है, 289 हमेशा याद रखो. असेसमेंट ईयर में आपने जो प्रीवियस ईयर में कमाया है उसका रिटर्न फाइल करना है, टैक्स भरना है, वही चीज है. तो 289 कितना बेटा? 289 है आपका.
ये तो फिक्स है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड किससे हो जाएगा, अब देखो, अब असेसी ने कभी एक्वायर किया था, असेसी ने, इधर 100 मत लिखना, आप ये देखोगे बिफोर 1/4/2001 है तो 100 लिख दोगे, पता है, बट केस इसीलिए तो बार बार फोकस किया क्योंकि असेसी ने एक्वायर किया है अंडर सेक्शन 49 सब सेक्शन 1 के अंडर, आफ्टर, असेसी ने एक्वायर किया है आफ्टर 1/4/2001। तो असेसी ने अगर 1 अप्रैल 2001 के बाद, क्योंकि टैक्स तो असेसी ही भरने वाला है ना, तो 1 अप्रैल 2001 के बाद एक्वायर किया है, समझो 2005 में मिला उसको गिफ्टेड, तो 2005 का जो CII है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, वो आपको इधर लिखना है, बस बस केस याद रखो, केस के हिसाब से फॉर्मूला याद रखना है, बस खत्म। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का तो बेटा एकदम नॉर्मल फॉर्मूला है जो कि बता चुका हूं मैं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है इसका, तो इसका हमेशा याद रखो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए क्या बताया मैंने, अगर कोई भी इंप्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 के पहले होगा तो उसको इग्नोर करना है, उसका तो सवाल ही नहीं उठता, वो इग्नोर कर देना है। तो अगर कोई भी इंप्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 के पहले हुआ है तो वो देखना ही नहीं आपको, इग्नोर इट, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। हाँ, कोई इंप्रूवमेंट अगर 1 अप्रैल 2001 के बाद हुआ है तो वो उसका कॉस्ट आपको लेना है, राइट है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लो, जो भी हुआ रहेगा कॉस्ट, मल्टीप्लाइड बाय 289 CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, डिवाइड बाय कौन से ईयर में आपने इंप्रूवमेंट किया है, समझो आपने इंप्रूवमेंट किया 2009 में, तो 2009 का जो CII रहेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, वो उससे डिवाइड कर दो, खत्म, फिनिश, समझा। तो इसलिए इसके ऊपर मैंने ज्यादा फोकस किया, ये जो केस है। अब इस केस के बाद अब नेक्स्ट केस क्या होगा बेटा, द नेक्स्ट केस इज, अब देखो, तो केस आपको ध्यान देना है। अब इस केस में देखो थोड़ा सा डिफरेंस है बस, बाकी सब सेम है। अब इस केस में क्या बोल रहा है, देखो, asset acquired by assessee under section 49 subsection 1, ये भी अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 का ही है, आफ्टर 1/4/2001, पीछे भी वही देखा था ना आपने, असेसी ने कभी एक्वायर्ड किया था बेटा असेट्स, आफ्टर 1/4/2001, ठीक है। अब भी जस्ट जो केस देखा आपने उसमें भी आफ्टर था, लेकिन वो पीछे वाले केस में क्या था, जो प्रीवियस ओनर था, क्योंकि सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 आ गया तो प्रीवियस ओनर तो रहेगा ही, उस प्रीवियस ओनर ने वो प्रॉपर्टी कभी एक्वायर की थी, कभी एक्वायर की थी, यस, बिफोर 1/4/2001, बट इस केस में क्या है, दोनों आफ्टर है, बोथ आर आफ्टर द डेट ऑफ 1/4/2001। तो देखो असेसी ने भी एक्वायर्ड किया आफ्टर, और प्रीवियस ओनर जो है, जो प्रीवियस ओनर है उसने भी एक्वायर्ड किया था आफ्टर 1/4/2001, बस, ठीक है। तो ऐसे केस में फॉर्मूला क्या होगा बच्चा, तो सवाल ही नहीं उठता, अगर प्रीवियस ओनर ने आफ्टर में एक्वायर किया है तो फेयर मार्केट वैल्यू का तो सवाल ही नहीं उठेगा। हमेशा याद रखो फेयर मार्केट वैल्यू का फंडा कभी आता है अगर आपने प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदी है, एक्वायर की है तो। अब 1 अप्रैल 2001 के बाद एक्वायर किए तो फेयर मार्केट वैल्यू का सवाल ही नहीं उठता, राइट है, देयर इज नो क्वेश्चन अराइजिंग फॉर फेयर मार्केट वैल्यू, ओके। तो वैसे भी आफ्टर ही है ना, प्रीवियस ओनर के लिए आफ्टर है, तो फेयर मार्केट वैल्यू नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू प्रीवियस ओनर, क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू व्हाट, प्रीवियस ओनर, मल्टीप्लाइड बाय, ये तो कॉमन है 289, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द प्रीवियस ईयर 1920, प्रीवियस ईयर अपना क्या है 2019-20, डिवाइड बाय जिस दिन एक्वायर किया है, जैसे 2005 में एक्वायर किया तो 2005 का CII दिखा देने का, बस खत्म, सिंपल। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी सिंपल, जो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हुआ रहेगा उसका 1/4/2001 के बाद, समझो 2009 में हुआ है तो 2009 में कितना खर्चा किया है वो मल्टीप्लाइड बाय 289 डिवाइड बाय 2009 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, खत्म, फिनिश। तो केसेस जो मैंने ऊपर दिए हैं उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, उसी के बेसिस पे सब कुछ है बच्चा, याद रखो, समझा। तो इसके पहले जो पढ़ा उसमें क्या, खाली क्या डिफरेंस था, प्रीवियस ओनर का बिफोर में आ गया था, बिफोर क्या आ गया था, बिफोर, तो इसलिए प्रीवियस ओनर बिफोर आ गया था, पीछे वाले में तो क्या किया आपने, फेयर मार्केट वैल्यू भी ले लिया, फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में से जो बड़ा रहेगा वो लेना है, बट इधर क्या है, आफ्टर है, तो इधर क्या हो गया, आफ्टर है तो सवाल ही नहीं उठता,
अगर 1/4/2001 के बाद प्रॉपर्टी खरीदा है तो फेयर मार्केट वैल्यू का सवाल ही नहीं उठता. नो क्वेश्चन रिगार्डिंग फेयर मार्केट वैल्यू. याद रखो. बराबर है. तो ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने, क्योंकि ऐसा केस, कोई भी केस आपको एग्जाम में दे सकता है. तो देखो फॉर्मूला कॉमन फॉर्मूला है, बट थोड़े थोड़े चेंजेस है, लिटिल बिट चेंजेस. और अगर वो चेंजेस आपने ध्यान नहीं रखे और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड केसेस से आ गए और आपने अपने नॉर्मल फॉर्मूले दिखा दिए तो गया पूरा, आंसर गया पूरा, मार्क्स जाएगा. तो इसलिए जो भी केस है वो याद रखो, उस केस में फॉर्मूला क्या है. बस. समझा कि नहीं. प्रैक्टिकल में कराऊंगा ही ना, तो प्रैक्टिकल में जो जो आएगा वो सब अच्छे से करना बस. बाकी टेंशन लेने का नहीं. फॉर्मूला सब याद रखना और बस. फॉर्मूला याद रहेगा ना तो यू आर यस बेस्ट. और केसेस के हिसाब से क्या केसेस है उसके हिसाब से क्या फॉर्मूला बनता है हमेशा याद रखना. आपको गिफ्ट मिल रहा है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है. फिर वही जो प्रॉपर्टी है आपने अंडर सेक्शन 49(1) के अंडर जो भी गिफ्ट मिला है, विल इनहेरिटेंस के अंडर जो भी मिला है, वो आपने बेच दिया. आपने बेचा होगा तो प्रॉफिट मिला होगा ना आपको. बराबर है. तो उसके ऊपर तो कैपिटल गेन टैक्स लगना ही है. तो ये सब केसेस है, ये सब केसेस आपको याद रखने हैं बेटा. ये सब फॉर्मूला याद रखना, बस ये दिमाग में रहना चाहिए सबको. आपने प्रॉपर्टी बेची, आपको हो गया प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया. बराबर है. अब उस प्रॉफिट पे पता है ना कितना टैक्स लगता है. 20%. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 20% का टैक्स लगता है. सोचो. बराबर है. मतलब 1 करोड़ का प्रॉपर्टी, अगर 1 करोड़ का गेन हुआ आपको प्रॉपर्टी बेचने पे, तो आपको 20 लाख रुपए तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा खाली. तो खाली एक फ्लैट रेट बता रहा हूँ, 20%, 20 लाख तो डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाएगा. समझा कि नहीं. तो 20 लाख जाएगा तो तकलीफ तो होती है ना भाई, राइट. बट देना पड़ेगा, रूल है, क्या कर सकते हैं. बट आपको गवर्नमेंट ने बोला कोई टेंशन मत ले, मैं तेरे को एक बेनिफिट दे रही हूँ. ठीक है. तेरे को ऐसा लग रहा है कि 20 लाख रुपए तेरे पास से जा रहा है, तकलीफ हो रही है, चल मैं सरकार हूं, मेरा काम ही है कि जनता को तकलीफ ना हो. जाओ, मैंने आप लोग को बेनिफिट दिया कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बेच रहे हो उस पर आपको गेन हो रहा है, गेन, तो मैं आपको बेनिफिट देती हूँ अंडर सेक्शन 54 के अंडर. किसके अंडर. अंडर सेक्शन 54. याद रखना कौन सा सेक्शन. सेक्शन 54 के अंडर में आपको बेनिफिट दे रही हूँ, दैट इज एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन. कैपिटल गेन से आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, मतलब उतना आप डिडक्ट कर लो, आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो सोचो कितना टैक्स बच जाएगा अपना, बहुत बचेगा, राइट. और ये कैपिटल गेन का जो भी है बेनिफिट वो किसको मिलेगा. इंडिविजुअल को और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिलेगा. अच्छा, आखिर वो कौन सा बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट, क्या बेनिफिट है, कौन सा बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या बोल रही है, सरकार क्या बोल रही है. चलो आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, समझो आपने प्रॉपर्टी बेच दी, राइट है. और आपको उस प्रॉपर्टी बेचने पे बेनिफिट जो हो रहा है, कितने का बेनिफिट हुआ. 2 करोड़ का बेनिफिट हुआ. समझो 2 करोड़ का. कितना. 2 करोड़. ठीक है. या 2 करोड़ के नीचे, चलो नीचे वाला अमाउंट लेते हैं. समझो कि आपको बेनिफिट हो रहा है 1,50,00,000 का. कितने का बेनिफिट हुआ. 1,50,00,000 का. 5 करोड़ का आपने सेल किया, 3,50,00,000 का कॉस्ट था, तो 1,50,00,000 का आपको कैपिटल गेन हो गया. अब उस गेन के ऊपर आपको क्या भरना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है, राइट है कि नहीं. बेटा जो गेन आया 1,50,00,000 का, जो गेन आया उसके ऊपर क्या भरना पड़ेगा, आपको टैक्स भरना पड़ेगा. अब देखो गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया सेक्शन 54 के अंडर एग्जेम्पशन के लिए, आपको बेनिफिट देने के लिए. गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ के अंदर है, मतलब 2 करोड़ के नीचे है, डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, 2 करोड़ के ऊपर नहीं गया है, 2 करोड़ या 2 करोड़ के अंदर है. तो अपना एग्जांपल जो लिया मैंने, कैपिटल गेन कितना है, 1,50,00,000 है. बराबर है. तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि आप एक काम करो, फिर अगर आपको टैक्स नहीं भरना है तो आप 2 रेसिडेंशियल हाउस खरीदो. कितना. वही जो प्रॉफिट हुआ है ना आपको, जो गेन हुआ है उसका 2 रेसिडेंशियल हाउस खरीद सकते हो इन इंडिया. इन इंडिया में, हाँ, लेकिन 2 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया फॉर 1 टाइम ओनली. मतलब ये जो 2 रेसिडेंशियल हाउस खरीदने का बेनिफिट है ना, वो एक ही बार मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा. इसको 2 रेसिडेंशियल हाउस खरीदने का बेनिफिट आपको सिर्फ 1 टाइम मिलेगा. बराबर है.
उसके बाद अगर आप फ्यूचर में कभी आपको गेन हुआ, फ्यूचर में कभी गेन हुआ, तो आप एक ही हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, ओनली वन। बट पहली बार अगर कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आपको गेन हुआ है, तो आप 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, 2 रेसिडेंशियल हाउस आप खरीद सकते हो। अब ये गवर्नमेंट ने स्कीम क्यों दी होगी? क्योंकि रियल मार्केट में थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग रियल मार्केट में, रियल स्टेट मार्केट में, जो रियल स्टेट मार्केट है उसमें इन्वेस्ट करें। बराबर, रियल स्टेट मार्केट मतलब प्रॉपर्टी का जो है उसमें खरीदे, प्रॉपर्टी खरीदे, इसलिए गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट दिया कि भाई 2 रेसिडेंशियल हाउस आप खरीद सकते हो इन इंडिया में। बट ये 2 रेसिडेंशियल हाउस खरीदने का बेनिफिट एक ही बार मिलेगा। उसके बाद अगर फ्यूचर में आप खरीदोगे तो आपको एक ही हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, वही बेनिफिट मिलेगा, ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी। जैसे अगर मैंने एक बार, मुझे कैपिटल गेन हुआ 1.5 करोड़ का, 1,50,00,000 का कैपिटल गेन हुआ, और मैंने 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है, तो मेरा कैपिटल गेन टैक्स बच जाएगा। मैंने 1.5 करोड़ में 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली, तो मेरे को 0 टैक्स भरना पड़ा कि नहीं? 0 टैक्स। सोचो कितना टैक्स बच गया मेरा, राइट? और मेरा प्रॉपर्टी भी आ गया, एक रियल स्टेट प्रॉपर्टी भी आ गया। किसी दूसरी जगह पे मैंने सोचा कि ये जगह ले लो, ठीक है, हो गया, 2 हाउस प्रॉपर्टी ले ली। अब इन फ्यूचर, अब समझो फ्यूचर में मैंने क्या किया, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी कोई बेचा, उस पर भी कैपिटल गेन हुआ, उस पर भी कैपिटल गेन समझो मेरे को हुआ 1.5 करोड़ का। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता, अब मैं सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं, क्योंकि 2 हाउस प्रॉपर्टी का ऑप्शन मैंने एक बार ले लिया है। 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीदने का ऑप्शन मैं एक बार ले चुका हूं, समझा कि नहीं? तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर 2 हाउस प्रॉपर्टी जो बंदा खरीद रहा है वो एक ही बार लाइफ में, एक ही बार ये ऑप्शन ले सकता है। उसके बाद लेना है ना, तो एक ही हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिलेगा, बराबर? उसके बाद आपको एक ही हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिलेगा। फिर उसके बाद आपको 10 हाउस प्रॉपर्टी खरीदना, 50 हाउस प्रॉपर्टी खरीदना, वो आपके ऊपर डिपेंड है, उसके ऊपर जो भी रहेगा बेनिफिट नहीं मिलेगा, समझा? फ्यूचर में आप खरीदोगे तो आपको एक हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर ही बेनिफिट मिलेगा, उसके ऊपर जितना हाउस प्रॉपर्टी खरीदोगे, दूसरा तीसरा चौथा, उसके ऊपर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बराबर है? तो समझा, 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीदने का बेनिफिट सिर्फ एक ही बार मिलेगा, ओनली वन टाइम। तो वही बोल रहा है, परचेज 2 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया फॉर वन टाइम ओनली एंड देयर आफ्टर कैन परचेज, उसके बाद वो फ्यूचर में एक ही हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ठीक है, ये समझाने के लिए। तो अब सुनो, 1,50,00,000 का बेनिफिट हुआ था मेरे को, कैपिटल गेन्स प्रॉफिट हुआ था। अब मैंने क्या किया, 1,50,00,000 पूरा 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली। मैंने मीरा रोड में 75 लाख का 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीद लिया, ठीक है, 2 हाउस प्रॉपर्टी मैंने खरीद लिया, तो मेरा टैक्स बच गया कि नहीं? 1,50,00,000 का कैपिटल गेन्स था, और 1,50,00,000 का मैंने 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीद लिया, 75 लाख का 2 घर खरीद लिया, बराबर है? समझा? सेम बिल्डिंग में 2 घर खरीद लिया, एक फर्स्ट फ्लोर पे और एक 14th फ्लोर पे, समझा? 2 घर खरीद लिया मैंने, तो मेरा कैपिटल गेन टैक्स तो बच गया, कैपिटल गेन टैक्स बच गया कि नहीं मेरा? यस। मतलब सोचो कितना सारा पैसा बच गया मेरा, बचा कि नहीं बचा? नॉर्मल सी बात है। अरे 1 करोड़ के ऊपर 20 लाख का टैक्स भरना पड़ता, जहां मतलब समझो 1.5 करोड़ है, मतलब कितना, 30 लाख का टैक्स तुम्हारा बच गया, 30 लाख का टैक्स फ्लैट रेट बच गया कि नहीं? 30 लाख रुपया बचा कि नहीं? फिर मालूम पड़ा, तो गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया ना, सरकार ने बोला ना, देख तेरा 30 लाख बचा लिया मैंने, देख। और तू क्या बोलता है, सरकार हूं मैं, सरकार, बचाया कि नहीं तेरा पैसा? बस अभी मजा कर, एंजॉय कर। अब लेकिन फिर भी क्या होता है, जो एसएससी है ना, उसके अंदर नई नई इच्छाएं जागती रहती है, बराबर है? चलो, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ये पहला केस हो गया, 2 रेसिडेंशियल हाउस आप खरीद सकते हो इन इंडिया में वन टाइम। अब क्या बोल रहा है, जो भी 2 रेसिडेंशियल हाउस खरीदोगे ना आप, गवर्नमेंट ने क्या बोला, बेटा आप जो भी 2 रेसिडेंशियल हाउस खरीदोगे, वो आपको खरीदना है जिस दिन आपने हाउस प्रॉपर्टी, समझो आपने डिसाइड किया कि मैं हाउस प्रॉपर्टी बेचूंगा कभी, समझ लो एक डेट लेते हैं, 1 अक्टूबर, क्या, यहाँ एक डेट ले रहा हूं मैं कि वो हाउस प्रॉपर्टी मैंने कभी बेचा, 1 अक्टूबर प्रीवियस ईयर के, अपना 2019 में बेचा मैंने, ठीक है, याद रखना ये डेट, सब लोग याद रखना। इस दिन मैंने क्या किया, अपनी हाउस प्रॉपर्टी बेच दी, जो कांदीवली में मेरी हाउस प्रॉपर्टी थी वो बेच दी मैंने, उससे प्रॉफिट कमाया
1.5 करोड़ का प्रॉफिट आ गया मेरे को। मैंने कभी बेचा था ये 1 अक्टूबर 2019 में। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, ये डेट से 1 साल पहले, ये डेट से 1 साल पहले आपने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा आपको। या फिर अभी देखो, अब सवाल ही नहीं उठता, अब गवर्नमेंट ने ये क्या बोला कि ये आपने सोचा 1 अक्टूबर 2019 को मैंने प्रॉपर्टी बेची, अब 1 साल पहले कैसे जाओगे यार, आपको थोड़ी पता रहेगा। उसके लिए तो प्लानिंग होगी ना आपकी, कि भाई अब मैंने प्लान किया, मैंने 2018 में प्लान किया रहेगा कि भाई मैं 2019 में प्रॉपर्टी बेचूंगा, ये पक्का है, मैं 2019 में कांदीवली की प्रॉपर्टी में बेचने वाला हूँ अक्टूबर में, ऐसा प्लान किया आपने। तो आपने क्या किया, उसी दिन 2018 में 1 अक्टूबर 2018 को आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली। अरे इतना प्लानिंग थोड़ी चलता है यार, सबका प्लानिंग इतना चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो आपने गवर्नमेंट को बोला ये ऑप्शन मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, ये इसमें दम नहीं लग रहा है, अब उतना मैं प्लानिंग थोड़ी करने बैठूंगा कि मैं नेक्स्ट ईयर बेचने वाला हूँ, या हो सकता है नहीं बेचूं। तो आपने बोला ये मेरे को ऑप्शन पसंद नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन है, गवर्नमेंट ने दिया है। जिस दिन आपने प्रॉपर्टी बेचा है उसके 1 साल पहले तक अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदा है तो उसके ऊपर भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, उसके ऊपर भी टैक्स बचेगा आपका। बट ये प्रॉपर्टी बहुत लोगों को, ये ऑप्शन बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, बोलते यार कौन इतना प्लानिंग करने वाला है ये सब। तो गवर्नमेंट ने बोला, सरकार ने बोला, अरे क्यों टेंशन ले रहा है रे, काहे टेंशन ले रहा है, टेंशन मत ले, दूसरा ऑप्शन है। क्या बोल रहा है, ये तो हो गया, दूसरा क्या बोल रहा है, और 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। बेटा आपने ट्रांसफर कभी किया था, 1 अक्टूबर 2019 को ट्रांसफर किया ना, सेल किया अपना प्रॉपर्टी को। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, ठीक है तेरे को पहला वाला ऑप्शन पसंद नहीं आया ना, कोई बात, चल दूसरा वाला ऑप्शन ले ले। मतलब जिस दिन प्रॉपर्टी बेचा है उस दिन से लेके 2 साल तक, 2 years तक, 2 साल के अंदर तक तू नया प्रॉपर्टी खरीद ले, तो नया प्रॉपर्टी खरीद ले, तेरा टैक्स बच जाएगा। लो, अब तुम बोलोगे वाह ये अच्छा है, ये ऑप्शन अच्छा है भाई, आज मैंने प्रॉपर्टी बेचा, मेरे पास पैसा आ गया, जमा हो गया, अब मैं 2 साल के अंदर तक खरीद सकता हूँ, अब मेरे पास चॉइस है, पैसा आ गया ना, अब मैं उसको 2 साल तक सोच सकता हूँ मैं, यस अब मैं खरीद सकता हूँ। तो ये ऑप्शन सबको पसंद आ गया, बोले हाँ ये ऑप्शन में दम है, क्लियर है, मालूम पड़ गया बेटा। तो 2 साल तक, जिस दिन आपने प्रॉपर्टी बेचा उसके 2 साल के अंदर तक आप खरीद लो तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, बराबर है, मतलब आपको टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। और ये सब केस हम लोग किसका देख रहे हैं, अगर कैपिटल गेन आपका जो है 2 करोड़ के अंदर है तो, हाँ 2 करोड़ के ऊपर नहीं गया, 2 करोड़ या 2 करोड़ के अंदर है, समझा, तो ही आप 2 रेसिडेंशियल हाउस खरीद सकते हो, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं। और ऑप्शन भी देख लिया, या तो जिस दिन बेचा है उसके 1 साल पहले तक खरीदा होगा प्रॉपर्टी, उसका बेनिफिट मिलेगा, तो वो थोड़ा लोगों को जमता नहीं है, तो लोगों को क्या जमा, दूसरा वाला ऑप्शन, 2 years जब आपने प्रॉपर्टी बेचा उसके 2 साल, उसके 2 साल के अंदर, जिस दिन प्रॉपर्टी बेचा 1 अक्टूबर 2019, तो 2 साल क्या हो गया, 1 अक्टूबर 20, 1 अक्टूबर 21, 1 अक्टूबर 2021 के अंदर आप खरीद लो, आप 2 साल के अंदर प्रॉपर्टी खरीद लो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, बराबर है, नहीं तो नहीं मिलेगा। चलो अब सुनो, अब एक और क्या बोल रहा है इसमें, और टॉपिक क्या है, अब बेटा नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा, अब क्या बोल रहा है, समझो आप हाउस प्रॉपर्टी खरीदना नहीं चाहते हो, आप बनाना चाहते हो, बनाना, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, हाउस प्रॉपर्टी का क्या करना चाहते हो, कंस्ट्रक्शन। तो अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। देखो कंस्ट्रक्शन के लिए कितना अच्छा बेनिफिट है, कंस्ट्रक्शन के लिए सीधा बोला, आपने हाउस प्रॉपर्टी बेचा 1 अक्टूबर 19 को, आपको बेनिफिट हो गया, 1 करोड़ 50 लाख का बेनिफिट मिल गया। तो आप क्या करो, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करनी है, कंस्ट्रक्ट बनाना है, तो आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो 3 साल तक वो कंस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए, मतलब 2022 तक आप उस हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कर लो तो आपको आपका कैपिटल गेन टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये भी अच्छा है, कैपिटल आपको हाउस प्रॉपर्टी बनाना है तो 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कर लो, कंस्ट्रक्टेड विद इन पीरियड ऑफ 3 years, ठीक है, तो ये अच्छा ऑप्शन है, बराबर है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आप घर बनाना चाहते हो तो जिस दिन आपको प्रॉफिट हुआ सेल करने पे, ट्रांसफर करने पे, तो 1 अक्टूबर 19 को प्रॉफिट हुआ तो 3 साल है आपके पास, कंस्ट्रक्ट कर लो और टैक्स का बेनिफिट ले लो, आपका 30 करोड़ रुपया बच जाएगा, सॉरी 30 लाख रुपीज बच जाएगा,
समझा? कितना 30 लाख रुपीस बच जाएगा, 1.5 करोड़ के ऊपर सीधा फ्लैट 20% बच गया कि नहीं आपका, और क्या चाहिए? समझा कि नहीं? मालूम पड़ा? तो ये था आपका ये केस। हाँ, तो अब आपने क्या केस देखा बेटा, अगर आपका गेन, कैपिटल गेन 2 करोड़ या 2 करोड़ के अंदर है तो ये पूरा केस देखा, ठीक है। लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन समझो 2 करोड़ के ऊपर हो गया, 2 करोड़ के ऊपर, समझो अभी समझो मेरे को कैपिटल गेन कितना हो गया, 3 करोड़ आ गया, 3 करोड़, तो क्या बोल रहा है, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक ही रेसिडेंशियल हाउस खरीद सकते हो बस, बराबर है। अभी मेरे को समझो 3 करोड़ का कैपिटल गेन आया, तो सिर्फ मैं एक ही रेसिडेंशियल हाउस खरीद सकता हूं बस। 2 करोड़ के ऊपर हो गया ना कैपिटल गेन, तो सिर्फ ओनली वन रेसिडेंशियल हाउस, बाकी पूरा केस सेम, कि वो रेसिडेंशियल हाउस या तो खरीदने के जो डेट मैंने बोला था ना, खरीदने का डेट क्या, अपना बेचने का डेट समझो 1 अक्टूबर 19 है, तो उसके 1 साल पहले या 2 साल बाद वो प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ। बाकी पीछे का जो केस समझा ना वही है, सब कुछ सेम है। या कंस्ट्रक्शन करना है तो मैं 3 साल तक, जिस दिन मैंने बेचा उसके 3 साल तक मैं वो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर लूंगा, तो मैं वो कैपिटल गेन का बेनिफिट ले सकता हूं। मतलब अगर आपका कैपिटल गेन एक्सीड हो गया 2 करोड़, 2 करोड़ के ऊपर चला गया, तो सिर्फ क्या होगा, सब कुछ सेम जो पीछे पड़ा है वही है, सिर्फ आप इधर एक ही रेसिडेंशियल हाउस खरीद सकते हो बस। अगर कैपिटल गेन आपका 2 करोड़ के ऊपर चला गया, 2 करोड़ 10 लाख, 2.5 करोड़, 2 करोड़ 50 लाख, 3 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़ के ऊपर गया, तो सिर्फ आप एक रेसिडेंशियल हाउस ही खरीद सकते हो। देखा, कैपिटल गेन 2 करोड़ के नीचे था तो 2 रेसिडेंशियल हाउस खरीद सकते थे, इधर कैपिटल गेन ज्यादा हो गया तो गवर्नमेंट बोलती है सिर्फ एक ही। वाह, बड़ी ना इंसाफी है, लेकिन रूल है तो करना पड़ेगा। तो अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ के ऊपर गया तो सिर्फ आप एक ही रेसिडेंशियल हाउस खरीद सकते हो, और वो कब खरीदना है वो मालूम पड़ गया, पीछे पढ़ाया मैंने अभी, जिस दिन ट्रांसफर किया है उसके 1 साल पहले या ट्रांसफर के 2 साल तक आप खरीद सकते हो। अभी पढ़ा है ना, वही चाहिए जो अभी जो डिस्कस किया वो सब सेम है, सिर्फ क्या अलग है, 2 करोड़ के ऊपर आपको कैपिटल गेन हुआ तो आप सिर्फ एक ही रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बाकी सब पीछे वाला सेम जो पढ़ा है मैंने। कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए, बराबर है, मालूम पड़ा, मालूम पड़ा। और अगर आप खरीदना चाहते हो तो या तो जिस दिन बेचा है, जिस दिन ट्रांसफर किया उसके 1 साल पहले तक का, या जिस दिन बेचा है उसके 2 साल के अंदर तक, कितना, 2 साल के अंदर तक आपको खरीदना है। तो वो केस तो मैंने अभी बता दिया आपको, वही सब चीज है, ठीक है। तो ये सब अच्छे से करके रखना।